गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पुष्पा शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका अध्यापन कार्य हेतु आपके सामने उपस्थित हूँ। हम धूल नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लेखक के जीवन परिचय के विषय में पढ़ लिया है और पाठ परिचय के विषय में भी अध्ययन कर लिया है। आज हम उसी का एक संक्षिप्त रूप इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। लेखक ने अपने पाठ का शीर्षक धूल क्यों रखा होगा? लेखक कहते हैं कि मेरा जन्म गांव में हुआ था और मेरा बचपन गांव में ही बीता। इसके बाद वो शहर में आ गए थे और वहीं उन्होंने अपना व्यवसाय भी शुरू कर लिया था। तो लेखक को लेखन कार्य करते समय कहीं लगा कि मुझे अपने गांव की मिट्टी के विषय में भी सोचना चाहिए, उस मातृभूमि का वर्णन करना चाहिए जहां पर मेरा बचपन बीता है। तो लेखक ने उसी को आधार बनाकर अपनी लेखनी से ये सुंदर पाठ को लिखा है। लेखक कहते हैं कि गांव की जो मिट्टी होती है, जो धूल होती है, वो पवित्र होती है। तो वह धूल शहर की धूल से भिन्न होती है। शहर में जो धूल उड़ती है वह प्रदूषण से युक्त होती है, लेकिन गांव में उड़ने वाली गोधूली, गांव की मिट्टी को लेखक ने क्या बताया है? गोधूली। गोधूली क्या होती है बच्चों? गायों के पैर से उड़ने वाली धूल। जब ग्वाले शाम के समय गायों को चराकर वापस घर लौटते हैं तो उस समय गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, तो उनके पैरों से जो मिट्टी उड़ती है उसी को लेखक ने गोधूली की संज्ञा दी है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने हीरे और धूली, इसमें अंतर समझाने का प्रयास किया है कि जो जोहरी होता है, जो सुनार होता है, उसे हीरे की अच्छी परख होती है। वह हीरे को चकाचौंध करने वाला पसंद करता है और साफ सुथरा तराशा हुआ उसे देखना चाहता है। वैसे ही लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति गांव का रहने वाला होता है उसे एक शिशु की पहचान होती है जो मिट्टी से सना हुआ होता है। उस व्यक्ति के लिए तो वह मिट्टी से सना हुआ शिशु ही वास्तव में सच्चा हीरा है। लेखक कहता है कि जो शहर में रहने वाली आधुनिक सभ्यता है, जो आज के लोग हैं, वो मिट्टी से घृणा करते हैं, धूल से घृणा करते हैं और अपने बच्चों को मिट्टी में भी खेलने नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि यदि हमने अपने बच्चे को मिट्टी में छोड़ दिया तो वो मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। परंतु लेखक का कहना है कि जो बच्चे गांव के होते हैं, जो शिशु होते हैं, जिनका बचपन मिट्टी में ही पल बढ़कर हुआ है, और वो कहते हैं कि ये धूली भरे हीरे हैं। और इस पाठ को आरंभ करने से पहले ही उन्होंने अपने इस पाठ में पहली पंक्ति को स्थान दिया है, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है कि जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। तो धूली भरे हीरे यहाँ किसको कहा गया है? गांव के बालकों को, जो छोटे शिशु हैं, जो मिट्टी में खेलते हैं और उसी में बड़े होते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से ही उत्पन्न होता है और मिट्टी से हमें बहुत सारे सार तत्व मिलते हैं जिनके कारण हमारे शरीर का विकास होता है। दूसरी जो वजह रही होगी धूल शीर्षक रखने की, लेखक को गांव की मिट्टी से लगाव था। वो क्यों था? क्योंकि उन्हें बचपन से ही पहलवानी का बड़ा शौक था और वो अखाड़ों में जाकर के कुश्ती लड़ते थे, मिट्टी में खेलते थे सारे दिन, तो उनको उस मिट्टी से विशेष लगाव था। और क्या बताते हैं इस पाठ में वो कि जो आधुनिक सभ्यता है वो ऊंचे ऊंचे मकानों में, अर्थात जो आजकल फ्लैट्स बनाए जाते हैं, उनमें रहना पसंद करते हैं। उन्होंने एक पंक्ति में कहा है कि यदि आधुनिक सभ्यता का वश चले तो वो आसमान में घर बना ले। क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो आजकल के लोग हैं वो फ्लैट्स में 20-20 मंजिल भी होती हैं और उनसे ऊपर भी, जो सबसे ऊपर वाली मंजिल होती है, वो वहां पर भी घर खरीदकर बड़े प्रसन्न होते हैं। एक तरीके से वो आसमान में ही रह रहे हैं, धूल से बिल्कुल दूर हो गए हैं। तो लेखक को बड़ा दुख होता है कि जिस मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है, लोग उसी को एक मैली वस्तु समझते हैं, उसी को एक गंदी वस्तु कह करके उसका तिरस्कार कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हमने संक्षेप में इस पाठ के सारांश को जान लिया है। अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालेंगे
और उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। तो बच्चों, हमारे पाठ का आरंभ यहाँ से होता है कि हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कविता की पंक्ति है, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा, जो कि राष्ट्र कवि हैं, मातृभूमि नामक कविता से ली गई है। और लेखक ने कहा है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। इस लाइन को अपने इस पाठ में जगह दी है। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। चकाचौंध का क्या अर्थ है बच्चों? रोशनी, आश्चर्य पैदा करने वाला। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। लेखक कहता है कि जो जौहरी होता है उसके लिए हीरा शायद बहुमूल्य वस्तु है, लेकिन यहाँ पर धूली भरे हीरे, यहाँ पर हीरे डायमंड की बात नहीं कही जा रही, बल्कि किसकी बात की जा रही है? एक नयन तारे की, जो कि अपनी माँ बाप के आंखों का तारा होता है, उसके विषय में जिक्र किया जा रहा है। और वह कैसे अच्छा लगता है? एक शिशु, जो छोटा बच्चा होता है, वो मिट्टी में खेलता हुआ ही अच्छा लगता है। लेखक ने ऐसा कहा है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। अब लेखक क्या कहता है कि इसके प्रेम को या इसकी सुंदरता को, किसके? बच्चे की सुंदरता को कौन पहचानेगा? वह व्यक्ति पहचानेगा जिसका स्वयं का बचपन गांव की गलियों में बीता हो। वही उस धूल से सने हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा सकेगा। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। यहाँ पर कल्पना जो शब्द आया है, इसमें ना प्रत्यय है और कल्प मूल शब्द है। अब लेखक कहता है कि फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है। फूल बहुत सुंदर वस्तु मानी जाती है, बहुत सुंदर लगता है फूल देखने में। और कभी कभी हम देखते हैं कि उसकी पंखुड़ियों पर कुछ धूल सी जमी हुई होती है, जो उसकी सुंदरता में और ज्यादा चार चांद लगा देती है, उसकी सुंदरता में सजावट का काम करती है। वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को भी निखार देती है। लेखक कहते हैं कि वही धूल के कण उस शिशु के मुख पर दिखाई देते हैं और वो क्या दर्शाते हैं? मिट्टी से उसके लगाव को दर्शाते हैं, उसकी सुंदरता को और ज्यादा निखार देते हैं। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुख पर छाई हुई वास्तविकता गोधूली की अपेक्षा में वह सभी सामग्री क्या धूलने हो गई। लेखक का मानना है कि कुलीन वर्ग ने, अभिजात वर्ग ने, अभी क्या है? उपसर्ग, जात मूल शब्द। अभिजात अर्थात संपन्न वर्ग ने अपनी सजावट के लिए या अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रीम, जो हम कहते हैं, बड़े बड़ी सामग्रियों का आविष्कार किया है, जो सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन बालकृष्ण के मुख पर छाई हुई वास्तविक गोधूली, बालकृष्ण यहाँ किसको कहा गया है? नन्हे बालकों को, छोटे बालकों को। लेखक कहता है लेकिन उन बालकों के मुख पर लगी हुई उस धूल के कण ने गोधूली, गोधूली गायों के पैर से उठने वाली धूल ने उस सामग्री को धूल में मिला दिया है। अर्थात उस धूल के सामने, गोधूली के सामने जो प्रसाधन संबंधी सामग्रियां हैं, वो सब एक तुच्छ वस्तु नजर आने लगी हैं। तो बच्चों, आज हम यहीं तक अपने पाठ का अध्ययन करेंगे और शेष भाग हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।